चाणक्य जी का कहना था कि अगर कोई प्रजा अपना विकास नहीं चाहती है और उस प्रजा का जो राजा होता है वो विकास करे तो उस राजा का दुश्मन सबसे बड़ा उसकी प्रजा ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि लोकसभा इलेक्शन अब ख़त्म हो चुका है, 4 जून को इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। 543 सीट जो कि हमारी लोकसभा में है उसमें से मात्र बीजेपी को और एनडीए को 292 सीट मिला है और जो इंडिया गठबंधन है उसको 230 के आसपास का सीट मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अब जो सरकार बनाने की स्थिति है किस पर निर्भर करती है। जो सरकार बनाने का जो स्थिति है अब नीतीश बाबू के हाथ में चली गई है और जो टीडीपी के जो लोग हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, उनके हाथों में चली गई है। ये दोनों जहां फिसलते हैं तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है बीजेपी के लिए कि जो 2014 में स्पष्ट बहुमत ला करके सरकार बनाई थी और 2019 में तो बीजेपी ने 303 सीट लाया था और आज उसकी ये हालत हो गई है कि वो 240 पर आ गई है। आखिर चूक कहाँ हुई? आखिर बीजेपी ने कहाँ पर गलती कर दिया? कहीं सीट का जो कैंडिडेट चुनने में था वहाँ तो गलती नहीं हो गई थी या फिर जो हिंदू वोटर हैं वो कहीं भटक गए? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि अयोध्या का जो सीट है वो सपा प्रत्याशी जीतते हैं, जहाँ पर कि भगवान राम जी का भव्य मंदिर बना है। 500 साल से ऊपर का जो तपस्या था वो पूरा होता है बीजेपी के कार्यकाल में करके मंदिर बन जाता है भव्य राम मंदिर। और विकास के तो अनगिनतों काम बीजेपी सरकार में हुए हैं, यूपी में खास करके। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, खास करके यूपी के हिंदुओं से। आपको क्या चीज़ की कमी हो गई थी? आपका कौन सा डिमांड बीजेपी की सरकार में पूरा नहीं हुआ था? अयोध्या का राम मंदिर बन ही गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन ही गया, सरयू घाट का जो सुंदरीकरण था वो हो ही गया, फिर भव्य दीप उत्सव मनता ही था, भव्य दीपावली भी मनता था। तो ऐसा क्या कमी हो गया था बीजेपी से और मोदी जी से जो आपने इस तरह का धोखा उन्हें दिया? और मैं मुसलमान भाइयों बहनों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको भी तो मोदी सरकार में सभी लाभ मिली थी, तो ऐसा क्या हो गया कि आपने उनको वोट नहीं दिया? कहाँ चूक हो गई थी उनसे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा उनका गलत था, गलत डिसीजन था, गलत फैसला था कि दोनों पक्ष नाराज़ हो गए। इसका तो खुलासा होना ही चाहिए। जो एक मुश्त वोट चला गया समाजवादी पार्टी को, और मैं समाजवादी पार्टी के जो वोटर है उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्या लालच मिल गया या आपको ऐसा क्या उम्मीद जाग गया जो आपने उनको 37 सीट पर बहुमत दिलाया। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और आपके लिए सच्ची निष्ठा से काम करता रहा, एक दिन बिना छुट्टी लिए हुए, उनके साथ आपने ऐसा दगा क्यों किया? उनके पीठ में ऐसा खंजर क्यों भोंका? और ख़ास करके अयोध्या वालों से और यूपी वाले हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? वीर सावरकर जी का कहना है कि हमें डर मुसलमानों से नहीं है, हमें डर ब्रिटिशों से नहीं है, हमें डर है उन हिंदुओं से जो हिंदू होकर के हिंदू का साथ नहीं देते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर था और मैंने भी वोट दिया, लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था अगर आपका पुराना कार्यकर्ता आपसे रूठ जाता है तो वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताया है। ये बहुत ही हंसने वाली बात है कि जो 60 साल 65 साल सत्ता में रहे उन्होंने आज तक गरीबों पर ध्यान नहीं दिया, महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया, दलित आदिवासियों को पूछा तक नहीं। आज उनको उनकी याद आ रही है और आज वो कहते हैं कि महीने का 8,500 रुपया देंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा? इसका मतलब वो भी जानते थे कि मोदी जी ने हमारे खजाने में इतना धन भर के रखा है कि अगर दोनों हाथ से लुटाना चाहें तब भी हिंदुस्तान में कमी नहीं होगी पैसों की। सत्ता अगर आती है, अभी आप देख रहे हैं कि
दोनों पार्टी में संशय बना हुआ है। अगर नीतीश कुमार जी और जो टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बन जाता है सरकार राहुल गांधी का, और अगर बीजेपी में रहते हैं तो फिर तो मोदी जी ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी का अगर सरकार बनता है तो मैं देखूंगा ज़रूर कि आपको 8,500 रुपया मिलता है कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि मेरी बात याद रखना और गांठ बांध लेना कि हमारा जो पुराना कार्यकर्ता है एक भी टूटना नहीं चाहिए। नए कार्यकर्ता चाहे 10 टूट जाए, क्योंकि पुराना कार्यकर्ता हमारी जीत की गारंटी है और नए कार्यकर्ता पर विश्वास करना जल्दबाजी है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से इस बार लोकसभा में चूक हुई है। उन्होंने अपने पुराने कार्यकर्ता पर विश्वास ना जताते हुए नए कार्यकर्ता पर विश्वास जताया और पुराने कार्यकर्ताओं को नाराज़ कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं इस चुनाव में कमी दिख रही है, जो कि आपको सीटों के माध्यम से दिखता होगा। यूपी में भी यही हुआ है और हिंदुओं के कारण भी हुआ है। उन हिंदुओं के कारण जो लाभ तो उठा लिए मोदी कार्यकाल, 10 साल का जो कार्यकाल था मोदी जी का, उसमें सब कुछ करवा लिए। यूपी में एयरपोर्ट बनवा लिए, रेलवे स्टेशन बनवा लिए, सरयू घाट का सुंदरीकरण करवा लिए, काशी का कॉरिडोर बनवा लिए। मैं मोदी जी से भी यही कहना चाहूँगा कि अब हमें मंदिर, रोड, नाली, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस, फ्री राशन, सब कुछ हमें फ्री में चाहिए। इस तरह का आप काम कीजिएगा मोदी जी, तो आपको 543 का 543 सीट आपके ही खाते में जाएगा। आपने देख लिया 10 साल में सेवा करते हुए कि रोड बनाने से क्या आपको होता है लाभ, उसके बाद एयरपोर्ट बनाने से क्या आपको लाभ हो गया, उसके बाद आपने रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया, नए नए रेल लाए, वंदे भारत ट्रेन लाए, तो आपको क्या लाभ हो गया। राम मंदिर का जो आपने भव्य निर्माण करवाया, उसका क्या लाभ आपको मिला। आपकी योजना जो थी 3 तलाक हटाने की, आपकी योजना थी यूसीसी बिल लाने की, आपकी योजना थी 370 हटाने की, आपकी योजना थी 12,000 वाले शौचालय बनाने की, आपकी योजना थी उज्ज्वला गैस देने की, आपकी योजना थी आयुष्मान भारत के तहत इलाज करवाने की, आपकी योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना देने की, और तो और कोविड के समय में मुफ्त वैक्सीन देने की। उस पर भी आप पर सवाल उठा। तो आपने देख लिया कि आपने देश के लिए 10 साल में क्या किया और आपको देश ने क्या दिया। मोदी जी, आपने 10 साल इस देश के लिए बहुत कार्य किया है। मैं चाहूँगा कि आप बस आराम कीजिए और राहुल जी को आप सत्ता दे दीजिए, छोड़ दीजिए देश को अपने हाल में। इस देश को तरक्की नहीं चाहिए, इस देश को बाहर के देश में हमारा नाम होता है वो नहीं चाहिए। इस देश में चाहिए लोगों को क्या, फ्री का रिचार्ज मिलना चाहिए, फ्री का नेट मिलना चाहिए, फ्री का पानी मिलना चाहिए, फ्री का गैस मिलना चाहिए, सब कुछ इन्हें फ्री में चाहिए। उसके लिए चाहे ये किसी को भी अपना देश बेचने के लिए तैयार है। बस इनको अपने से मतलब है कि मेरा घर फ्री फोकट में चलना चाहिए, देश से इनको मतलब नहीं है। ये वो लोग हैं जो सैनिक पर सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बीएसएफ पे सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे आर्मी फोर्स पे सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो पुलिस पे सवाल उठाते हैं, ये वो लोग हैं जो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, हमारी सरकार पे सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे सवाल उठाते हैं। और जब जीतने लगते हैं तब इनके मुंह में ताला लग जाता है और दही जम जाती है। मोदी जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो शीर्ष कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही बीजेपी को धोखा दिया है और उन्होंने ही आपको धोखा दिया है। वो एसी में बैठ करके सिर्फ आदेश देना जाने, ग्राउंड पर एक भी बार घूमे नहीं। क्योंकि हमारे इलाका में भी इसी प्रकार हुआ। हमारे इलाका में कांग्रेस वालों तक ने पर्चा बांटा, लेकिन हमारे इलाका में बीजेपी के एक भी पर्चा नहीं आया और ना मैनिफेस्टो आया, बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं आया और ना एक भी बार आपकी प्रचार गाड़ी घूमी है इस इलाके में। तो सोच सकते हैं कि जितना भी आपने चुनाव में खर्च किया होगा, चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया होगा, वो चुपचाप घर पे बैठे वोटिंग के दिन भी या तो वो हिल स्टेशन घूमने गए या तो अपने फैमिली के साथ कहीं मनोरंजन करने गए, ना तो उन्होंने वोट दिया होगा। जो कार्यकर्ता लोग भी हैं उन्होंने भी वोट नहीं दिया होगा। क्योंकि हमारे इलाका में 20 मई को वोटिंग था, तो आप देख सकते हैं कि स्याही का कलर थोड़ा सा मिट चुका है, लेकिन हाँ, हमने भी वोट दिया है। जो वोटिंग परसेंटेज है
वो अचानक इतना डाउन क्यों हो गया, जो कि 60%, 62%, 70% तक वोटिंग होता था और इस चुनाव में 40% वोटिंग होने लगा, 45% वोटिंग होने लगा। तो वोटिंग कम होने का कारण क्या था? इसमें चुनाव आयोग की भी कुछ गलतियां हैं कि उन्होंने इस चुनाव को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया। मैं यूपी के लोगों से और ख़ास करके अयोध्या के लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं झारखंड का हूँ और हमारे झारखंड में आप देख सकते हैं कि सबसे गरीब राज्य में आता है और यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना कि बहुत सारा निवेश आया है विदेश से। लेकिन आपकी यूपी में तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, आपके यूपी में तो बहुत सारा निवेश भी आया और बहुत सारा डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन हमारी 14 सीट में से हमने एनडीए को 9 सीट जीत करके दिलाया है और आपने 80 में से मात्र 34, 35 या मात्र 40 सीट आपने जीत कर दिलाया है, आधा। ये तो झारखंड से आपको सीख लेना चाहिए कि किस तरह से साथ देना चाहिए। ना हमारे पास राम मंदिर है, ना पर हमारे पास काशी विश्वनाथ जैसा टेम्पल है, ना हमारे पास सरयू नदी जैसा घाट है और ना ही हमारे दामोदर नदी को उस तरह से सुंदरीकरण कराया गया है। हमारी देशभक्ति पर और हमारी हिंदुत्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हम लोग वो नहीं सोचते हैं कि हमारे इलाके में कोई डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग ये सोचते हैं कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देश हमारा 11वां स्थान पे था जीडीपी पे, आज आ गया है 5वां स्थान पर। ये कब हुआ? इन 10 सालों में हुआ। आज यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान को भी डर लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, अगर मोदी सत्ता पे आ जाता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दाल नहीं चलेगा। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप लोग सिर्फ जाति में बटे हुए। अच्छा हुआ था कि रामायण में राम जी बंदरों और भालुओं को ले गए थे युद्ध लड़ने के लिए। अगर हिंदुओं को ले जाते हैं तो क्या पता लंका का जो सोने का चमक देख करके उनके मन में लालच आ जाता और वो रावण से भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाते। मैं एक बात और कहूँगा मोदी जी से, तो ध्रुव राठी है उसको, उसका जो यूट्यूब चैनल है, जितना भी यूट्यूब चैनल है, उसको इंडिया से बैंड करवा दीजिए। ये मेरी अपील है। वो कोई चीज़ का स्टडी करता नहीं है और एक पार्टी का सपोर्ट करने के लिए वो आपको बदनाम कर रहा है और सरकार को बदनाम करता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ईडी, सीबीआई जितने भी सरकारी तंत्र है उसे बदनाम करता है। तो कृपया इसको बैंड कीजिएगा। ऐसे भी तो आपको बदनाम कर ही दिया है कि आप तानाशाह हैं, तो थोड़ा सा तानाशाही उसके चैनल पे भी दिखा दीजिएगा और उसे बैंड कर दीजिएगा। उसे वो चीज़ नहीं दिखता है, स्वाति मालेवाल का चीज़ नहीं दिखता है, उसे आपके बारे में बुराई दिखता है। किस तरह से स्वाति मालेवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पीए ने मारपीट की, उसको वो चीज़ नहीं दिखता है जो निर्भया के साथ हुआ था। वो 2014 के बाद आता है, यूट्यूब चैनल बनाता है और इतना पॉपुलर हो जाता है मोदी जी के आने के बाद। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि 2007 में यूट्यूब का लॉन्च हुआ था, तब ध्रुव राठी कहाँ था और तब उसने चैनल क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि उस समय इस तरह का साधन ही नहीं था कि वो अपना चैनल बना सके। यहाँ तक कि तो वो तो अपना देश को भी दुत्कार दिया है। हरियाणा में पैदा हुआ लड़का जा कर के इंग्लैंड में बस जाता है और इंग्लैंड से वीडियो बनाता है इंडिया के बारे में और इंडिया की बुराई करता है। हरियाणा में रहकर तुम हरियाणा के लोगों के लिए कुछ किया? आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, तुम बदनाम कर रहा है देश को, कहाँ जा कर के? इंग्लैंड में। तुम्हें हिम्मत नहीं है कि इंडिया में तुम रह सको, तुम उस लायक समझते नहीं हो हिंदुस्तान को कि तुम रह सको, और तुम उस हिंदुस्तान पर वीडियो बनाते हो और उसके लोकतंत्र पर वीडियो बनाते हो और उसके सरकार पर वीडियो बनाते हो। इतना ही दम है तो इंग्लैंड के ऊपर वीडियो बनाओ, यूएस के ऊपर वीडियो बनाओ, जो बाइडेन के ऊपर वीडियो बनाओ। क्या वो दूध के धुले हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वीडियो बनाओ, पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाओ, चाइना के ऊपर वीडियो बनाओ। तुम एक ही पार्टी को लेकर के बना रहे हो वीडियो और एक ही जन को तुम टारगेट कर रहे हो। तुमने निर्भया के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाया? तुम बोलोगे कि बहुत टाइम हो गया निर्भया का जो मामला था उसको लेकर के, क्यों इस टाइम तुम वीडियो नहीं बना सकते थे? लेकिन तुम बनाओगे नहीं। तुमने संदेश खाली पर वीडियो क्यों नहीं बनाया? तुमने मणिपुर पे वीडियो बनाया। तुमने झारखंड की उन बेटियों के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया जिनको जिंदा काट दिया गया, जिनको जिंदा जला दिया गया? तुमने मणिपुर के ऊपर वीडियो बनाया।
तो तुम एक सत्ता रूलिंग पार्टी के विपक्ष में वीडियो बनाओगे, एक सत्ता को फेवर करोगे, ऐसा क्यों? तुमको झारखंड से क्या नाराज़गी थी और क्या दुश्मनी थी जो तुमने उन बेटियों के लिए वीडियो नहीं बनाया जिनका गला काट दिया जाता है, जिनको जिंदा जला दिया जाता है? ये डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं चलेगा। हमें भी पता है और लोगों को भी पता है कि तुमने पैसे ले करके वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, और मैं ज़्यादा इस विषय में नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। फिर ये आपके ऊपर है कि 2029 का जो चुनाव है उसमें आपको किस तरह से वोट करना है और किस समझ से वोट करना है। तो इस बार सोच समझ कर वोट करने निकलिएगा और घर से तो ज़रूर निकलिएगा। और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी यही गुजारिश करूँगा कि जिस दिन जिस लोकसभा में वोटिंग होता है उस दिन उस जगह का मॉल, पार्क, सिनेमा घर, जितना भी चीज़ है मनोरंजन को लेकर के, वो चीज़ बंद करवा दिया जाए। राशन गल्ला दुकान, होटल, ये सब सभी बंद करवा दिया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई बाहर निकले, घूमे फिरे ना, उस दिन वोटिंग हो, उस दिन खुला रहना चाहिए, हॉस्पिटल खुला रहना चाहिए, दवाई दुकान खुला रहना चाहिए, इस पर कोई रोक टोक ना हो क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है। पेट्रोल पंप खुला रहना चाहिए, लेकिन हाँ, मॉल खुला रहता है। मैं खुद देखा हूँ, मैं वोटिंग करके जब मैं बाहर निकला, घर के सामने ही मॉल है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए, यहाँ तक कि टूथपेस्ट खरीदने के लिए मॉल गए हैं, 50 रुपये का टूथपेस्ट खरीदने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।